विद्यालय में मठ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सब हर वर्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप सबका आगमन रहता है और साथ ही साथ में जो अपने रोहतक या हरियाणा का मैं मानता हूं कि काफ़ी ऐतिहासिक और बड़ा मेला जो हमारा एक पारंपरिक मेला है उसका हर वर्ष आयोजन रहता है और उसमें आप सब लोग भी मिलजुल कर उसकी बहुत अच्छी कवरेज भी करते हैं और उस मेले के जो संदेश हैं मेले के माध्यम से जो लोगों के सकारात्मक विचार यहाँ से जो उत्पन्न होते हैं और सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी का आशीर्वाद जो जन भगत यहाँ पर नहीं पहुँच पाते उन तक भी आप यहाँ के आशीर्वाद को पहुँचाने का कार्य करते हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पुनः आप सबको विदित है कि हर वर्ष मेला लगता है फागुन शुक्ल की 7म 8म 9वीं के दिन और इसके पीछे ये कथा है कि उस समय पर जब बाबा मत्स्यनाथ जी ने, क्योंकि मृत्यु लोक है, यहाँ पर देवी देवताओं ने भी अवतार लिया है। उसी क्रम में सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी, जो कि नाथ संप्रदाय में ये मान्यता है कि वे स्वयं श्री गुरु गोरक्षनाथ जी के अवतार थे और ऐसा हमारे इतिहास में है वर्णन इसका कि पेहवा के अंदर जो कुरुक्षेत्र के समीप है वहाँ पर नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगेश्वरों का इसी तरह से एक बड़ा आयोजन था जिसमें सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी भी पहुँचे थे और वहाँ पर वो ओगढ़ थे उस समय पर। जैसे हमारे जो कान फाड़ते हैं कन्नड़ छेदन होता है तो उनका कन्नड़ छेदन उस समय नहीं हुआ था, तो एक वृक्ष के नीचे उन्होंने धूना लगाया हुआ था। तो जब भोजन प्रसादी का समय हुआ और दान दक्षिणा का समय हुआ तो मेले के आयोजन करता, जो उस समय पुरुष भंडारे के आयोजन करता सिद्ध साधु संत जन थे, उन्होंने कहा कि भाई आप वहाँ पर आकर जहाँ पर सभी को दान दक्षिणा और भोजन प्रसादी की व्यवस्था है वहाँ पर आकर अपना भोजन ग्रहण करें। तो ऐसा बताया जाता है कि कुछ उस समय पर नाथ सिद्ध योगेश्वरों में कुछ उनको वास्तविक अपनी भावना के अनुरूप और जो कर्म है उस कर्म पे पुनः नाथ सिद्ध योगेश्वरों को लाने के भाव से ही उन्होंने ये सब कहा कि क्योंकि कुछ थोड़ी दिशा से विहीन कुछ ऐसी गतिविधियाँ उन्होंने वहाँ पर देखी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी भोजन यहीं प्रसादी यहीं लूँगा और मैं एक काला कंबल और एक गुड़ की भेली मेरा यही भोग रहेगा। तो नाथ सिद्ध योगेश्वर ने कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप वहाँ पर आइए सब जगह। तो उस समय पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के स्वरूप दर्शन सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी ने पूरे नाथ संप्रदाय को वहाँ पर दिखलाए और तभी चाहकर ये नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों ने ये माना कि ये गोरक्ष स्वरूप हैं, क्योंकि गोरक्ष दर्शन उन्होंने अपने अंदर सभी सिद्ध पुरुष योगेश्वरों के कराए हैं। तो उसी भाव से इस कार्यक्रम में भी जो अपना मठ का मेले का कार्यक्रम रहता है तो आप देखते होंगे कि ये अद्भुत और अलग ही परंपरा हमारे यहाँ पर नाथ संप्रदाय की रहती है, जहाँ पर हमारे सभी नाथ संप्रदाय के जितने 12 पंथ हैं उनकी ध्वजाएँ और उनके साधु जन इसमें अपनी भागीदारी के साथ में बाबा के दर्शन करने के भाव से सब लोग आते हैं। और यहाँ पर जब बाबा मत्स्यनाथ जी ने शरीर को त्याग किया तो बाबा के भक्तजनों ने कहा कि आप तो अजर अमर हैं, गोरक्ष स्वरूप हैं, आप इस तरह से कैसे इस देह को त्याग सकते हैं, आप तो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तो बाबा ने उस समय पर स्वयं समाधि से उठकर अपने भक्तजनों को कहा कि ये जीवन और ये मृत्यु लोक के अंदर ये देह तो सबको त्यागनी ही होती है और इस भाव से मैं भी इस प्रकृति के साथ बंधा हूँ और प्रकृति के नियमों का पालन करना हमारा सबका दायित्व तो बनता है, तो उसी भाव से मुझे देह त्यागनी होगी। लेकिन क्योंकि उस समय पर ये दर्शन बाबा के 3 दिवस तक रहे थे, तो उस समय पर तिथि थी 7म 8म 9वीं, तो यही तिथियाँ थी, तो इसीलिए 3 दिन का आयोजन रहता है। और बाबा ने स्वयं कहा था कि वैसे तो मेरी आत्मा, मेरा जीव और मेरा भक्ति का, शक्ति का, साधना का जो भी तप और फल है इस पुण्य भूमि पर है, लेकिन विशेष रूप से इस 3 दिवस के अंदर
जो भक्तजन यहाँ पर आएंगे उनकी मनोकामना पूरी होंगी। और उसी भाव से आप देखते हैं कि 18वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक ये बहुत बड़ा विशाल मेला नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों का और भक्तों का लगता है। और मैंने तो अपने जीवन में देखा है, क्योंकि मैं भी बाल्यकाल से ही, मेरे परिवारजन भी बाबा के भक्त रहे हैं और उनके आशीर्वाद से आज यहाँ सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। और मैंने ऐसे अनेकों उदाहरण हैं मेरे सम्मुख भी। और जैसे मैं मठ में आया हूँ, मठ की सेवा का दायित्व जब गुरु महाराज जी ने मुझे इस गद्दी के ऊपर अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुझे घोषित किया, और उनके बाद में जो जो मुझे वो बताकर गए और मैंने वो चरितार्थ होते हुए अपने जीवन में इन पिछले 17 से लेकर और आज 2026 में हम हैं, इस छोटी सी अवधि में बहुत कुछ मैंने बाबा के चमत्कार मैंने खुद अनुभव किए हैं। और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से बाबा की अनुभूति को, बाबा के साक्षात स्वरूप को यहाँ पर हमें दर्शन दिखलाते हैं। और इन 7-8 वर्षों के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत से ऐसे विचार मन में आए, बहुत सी ऐसे मन जब कुछ कार्य करने की ओर आगे बढ़ा, कुछ समाधान की ओर आगे बढ़ा, तो बाबा ने उनका रास्ता दिखलाया। और रास्ता ही नहीं, केवल वो व्यक्ति भी और वो समाधान करने वाला व्यक्ति भी अगले ही समय, अगले ही पल, अगले ही दिन आपके सम्मुख पाया। इस तरह के अनेकों चमत्कार हमने देखे हैं। भक्तों के साथ भी बहुत सी ऐसी बातों को हमने अनुसरण किया है, जिसके माध्यम से हमें यहाँ की शक्ति, यहाँ की भक्ति की आशीर्वाद को हमें देखने को अवसर मिलता है। और मेले के आयोजनों के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि 3 दिन का आयोजन है। इस बार हमने विशेष रूप से, क्योंकि मेला लोगों के मिलने का होता है, जहाँ सब लोग मिलते हैं और सब लोग एक स्थान पर एक भक्ति भाव के साथ में, एक भाव के साथ में मनोकामना की प्रार्थना करते हैं, विश्व जगत के कल्याण की कामना करते हैं। और ये अद्भुत परंपराएं हमारे सनातन धर्म में देखने को मिलती हैं। और बहुत से लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि सनातन धर्म में या हमारी व्यवस्थाओं में इस तरह की परंपराएं रही हैं, लेकिन मेले हमारे उन परंपराओं को झूठा साबित करने के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आप भी बताइए, हमारे जितने मठ मंदिर हैं जहाँ पर एक भंडार, एक रसोई में सबका भोजन बनता है और सब एक स्थान पर बैठकर खाते, किसी का कोई भेदभाव नहीं, ना कोई व्यक्ति का, ना कोई संप्रदाय का, ना कोई जाति का, ना कोई धर्म का। ये परंपराएं हमारी संस्कृति में ही है। और इन परंपराओं के माध्यम से एक व्यक्ति, एक समाज मिलकर आयोजन करता है, जिसमें सर्व समाज के लोग मिलजुल कर उसमें सहभागीदारी करते हैं। और एक स्थान पर हजारों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर एक भाव, एक मन, एक विचार के साथ में उस भक्ति भाव की मेले के कार्यक्रम हो या पवित्र हमारी नदियों के स्नान के कार्यक्रम हो, उनमें अपनी डुबकी लगाकर और मन के भाव से उनमें नमन कर कर अपने और संसार के जीवन की मनोकामना की प्रार्थना करते हैं। कुंभ हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है पूरे विश्व जगत के सम्मुख कि करोड़ों की संख्या में लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर और इतने पवित्र मन के भाव के साथ में, सब इतनी ऊर्जा के साथ में उसमें साथ जुड़ते हैं। और इतनी लाखों करोड़ों अंतरात्माओं की जब भाव मिलते हैं, क्योंकि आत्मा और हम में और आप में सब में एक है, जब आत्मा से आत्मा मिलती है तो उसमें से जो स्वर निकलता है, उसी के फल और आशीर्वाद से पूरा विश्व जगत लाभान्वित होता है। उसी भाव से इन 3 दिन के अंदर सब लोग सम्मिलित होते हैं। हमने नई परंपरा भी इस बार शुरू की है कि वैसे तो कुश्ती का दंगल यहाँ पर हरियाणा का प्रसिद्ध रहता ही था आखिरी के दिन, नवमी के दिन, लेकिन हमने कहा कि युवाओं को और प्रोत्साहन दिया जाए खेल के प्रति, क्योंकि जिस प्रकार से विशेषकर हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब और उसके हमारा लगता हुआ हरियाणा आज नशे की प्रवृत्ति जिस तरह से युवाओं के अंदर बढ़ी है, तो हमें युवाओं को खेल के साथ में जोड़ना, स्पोर्ट्स के साथ में जोड़ना और साथ ही साथ में समाज के उत्थान के कार्यक्रमों में जोड़ना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि युवा पीढ़ी हमारी बेहतर होगी, विद्वान होगी, शिक्षित होगी और युवा पीढ़ी के अंदर संस्कार होंगे, तभी हमारा भविष्य सुनिश्चित है। क्योंकि आने वाला भविष्य या वर्तमान भविष्य भी हो, हम सब के युवाओं के हाथों में ही है। और युवा जिस ओर जाएगा उसी ओर ये संस्कृति जाएगी, ये देश जाएगा। तो हम सब का दायित्व बनता है, जो विद्वान जन है, जो हमारे गुरुजन हैं, और हमारा सबसे बड़ा दायित्व भी यही है
आप सबका भी निजी रूप से भी दायित्व यही होता है कि आप अपने घर में अपने बच्चे बच्चियों को अच्छी परवरिश देते हैं, ताकि आगे आने वाले समय पर आपकी उम्मीदों को और अपने सपनों को पूरा कर पाए। उसी भाव से हमारे देश की युवा शक्ति को भी हमें अच्छी दिशा की ओर लेके जाने का हम सब का प्रयास होना चाहिए। उसी भावना से हमें इस बार जो 8वीं का दिन है, जैसे कि 24 तारीख को हमने सर्कल कबड्डी का भी आयोजन किया है, जिसमें लगभग 7 से 8 टीमें आएंगी और उसकी भी इनाम राशि हमने जो लगभग 1 लाख रुपए का प्रथम इनाम है, द्वितीय इनाम शायद उसमें 75,000 का है और तृतीय उसमें 50,000 का इनाम है, वो रखा है ताकि युवा खेल भावना के साथ में उसमें जुड़े और उनको प्रोत्साहन भी मिले, ताकि वो और लोगों को प्रेरित कर सके और लोग भी उनके साथ में जुड़ते जाएं। और कुश्ती का दंगल भी पारंपरिक हमारा आयोजन रहता ही है, जिसमें देश भर से बहुत अच्छे हमारे पहलवान उसमें पधारते हैं और उसका भी 1.5 लाख रुपए का 1,51,000 का प्रथम है, द्वितीय उसका 1 लाख है और तृतीय शायद उसका 51,000 रुपये है। और आप सबकी भूमिका उसमें विशेष रहती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन सभी कार्यक्रमों को और इस मेले की भव्यता को, दिव्यता को, इसकी भक्ति भाव को आप अपनी कलम और अपने प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाने का कार्य करें। क्योंकि हमारे ये मेला केवल बाबा मस्तनाथ जी का ही नहीं, हमारे रोहतक का मेला है, पूरे रोहतक की आन और शान और बान का मेला है। और रोहतक इन मेलों के माध्यम से पूरे देश और दुनिया से, इस मठ के माध्यम से, और जितनी भी हमारी ऐसी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर रोहतक ज़िले के अंदर संस्थाएं हों या ऐसे कल्चरल एक्टिविटियाँ जो होती हैं, उनके माध्यम से हम अपनी पहचान को देश और दुनिया के सम्मुख रखते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही सब विचार रखने के लिए आप सबको आज आमंत्रित किया है। आप सब लोग इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आप सबका मेला है, इसकी व्यवस्था को भी संभालें और इसमें सहयोग करते हुए आने वाले श्रद्धालुओं जन को सभी सुविधाओं का लाभ पहुँचे, सभी तरह से यहाँ पर सुख और शांति के साथ में ये कार्यक्रमों का आयोजन हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेले में आमंत्रण तो हम सबको ही देते हैं। वैसे हमारे इस मेले की परंपरा रही है कि यहाँ पर वैसे तो कोई पत्रिका शुरू से ही छपती नहीं, क्योंकि ये सबको विदित रहता है। लेकिन आज के समय पर जो हरियाणा से बाहर या कुछ जो जानकारी से दूर रहते, तो उनको सब, जैसे राजस्थान के हमारे जितने भी प्रमुख लोग हैं, सभी हमारे विधायक जन हैं, हरियाणा के जितने हमारे विधायक जन और मंत्री जन हैं, उन सब को आमंत्रित हम भेजते हैं। और चूँकि मेला इस समय पर रहता है फरवरी माह के अंदर, कभी मार्च में कभी फरवरी में, तो इस समय हरियाणा का सेशन भी चल रहा होता है और राजस्थान का भी सेशन चल रहा है। तो अनुकूलता के दृष्टि से काफ़ी लोग आएंगे, आने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हमने राजस्थान के विशेष रूप से 2-3 हमारे मंत्रीगण हैं, उनको भी निवेदन किया है। दिल्ली सरकार में भी जो मंत्रीगण हैं उनको भी निवेदन किया है, और हमारे हरियाणा सरकार में भी जो मंत्रीजन हैं उनको भी हमने निवेदन किया है। तो जैसी समय की उपलब्धता रहेगी, आप सबके सम्मुख रहेंगे जो लोग आएंगे। और मैं तो कहता हूँ सबको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आशीर्वाद बाबा का हमको भी मिलता है और आने वाले भक्तों को भी मिलता है। योगी आदित्यनाथ जी का भी नहीं, उनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेले के अंदर थोड़ी हमारी जो एक्टिविटीज़ रहती कोई इस तरह की हो नहीं पाती है, क्योंकि मैं भी उस समय व्यस्त रहता हूँ, तो उस समय पर हम भी इधर उधर नहीं जा सकते हैं। तो इस कारण उनका आना थोड़ा, क्योंकि फिर शाम का कार्यक्रम रहता है तो फिर जाने में दिक्कत रहती है। पर बाकी आपने विचार रखा, मेरा मन तो था कि काफ़ी समय हो गया उनको मेले में आए हुए, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो मेले के समय पर वो नहीं आ पाए, उससे पहले तो वो आते रहते थे। तो अब तो मैं लेट हो गया, लेकिन अगले वर्ष मेरा प्रयास रहेगा कि उनका आगमन रहे, चाहे 8वीं के दिन रहे, क्योंकि 9वीं के दिन तो ज़्यादा व्यस्तता रहती है। 8वीं के दिन उनको बुलाने का हमारा विचार रहेगा। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में वाद युद्ध छिड़ा हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना? अब ये सवाल तो आप अलग ही ले आए आज का। देखिए, उसका स्पष्टीकरण या उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, जैसे उनके विचार हैं, जैसे शुरू से ही उनके क्रियाकलाप हैं, ये आज की नई बात नहीं है। पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं जिन विचारों के साथ में, जिस दृष्टिकोण से वो बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा से, या इस जो हमारी सरकार है या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे केंद्र की सरकार है,
वो व्यक्तिगत रूप से उनको कुछ ना कुछ स्वार्थ है जो कि वो इनके पक्ष में नहीं है। और मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से वो जो है कि किसी अलग विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक रूप से, क्योंकि एक संत होने के नाते इस प्रकार का विचार नहीं रखना चाहिए। और संत का तो सर्वधर्म बनता है कि सबसे पहले व्यवस्था का पालन करे, क्योंकि संत व्यवस्था का पालन करता है तभी समाज उसका अनुसरण करता है। जिक्र चली गया बाबा जी, तो क्या मान्यता है उनकी गद्दी की? देखिए, ये मैं आपको इसका सब जानकारी आपको, क्योंकि कोर्ट में भी विचाराधीन ये विषय है, तो आपस में जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनके बीच में भी कुछ ना कुछ इस बारे में विवाद है। तो ये तो ज़्यादातर तो उन्हीं के संप्रदाय के लोग ही बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक आपने जो सुना है उतना मैंने भी सुना है, उसमें अभी कुछ ना कुछ मतभेद है कि हर पल, हर दिन, हर समय उनके प्रति समर्पित रहने की, उनके प्रति अपने सेवा के भाव की रहती है। और उस दिन मन में बहुत इस प्रकार की विचार या इस प्रकार की भावना और ज़्यादा बढ़कर मन को ऐसे अनुभूति होती है कि जैसे कि बाबा के प्रति और बाबा के इस स्थान पर हमें इतनी बड़ी सेवा करने का अवसर मिला। और जिस तरह से एक भक्त के अंदर बाबा के प्रति जो भावना रहती है, बाबा के प्रति जो उसकी श्रद्धा रहती है, उन भक्तों की जोड़कर जितनी श्रद्धा की शक्ति बनती है वो हमारे अंदर होती है। क्योंकि उन भक्तों की इतनी अपार संख्या में जो भक्त बाबा के यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, हम उनको देखकर इतने भाव विभोर, इतने भक्ति भाव में होते हैं कि उन सब की भक्ति को लेकर बाबा के प्रति हम भी उतने ही समर्पित होकर कि यही प्रार्थना रखते हैं कि बाबा इन सब की मनोकामनाएं पूरी करें, इनके जीवन में सुख समृद्धि हो, शांति हो। क्योंकि मनोकामनाएं तो जीवन में चलती रहती, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शांति मन में हो, आदमी व्यक्ति संतुष्ट हो, वो सबसे बड़ा सुख है। ऐसा भाव बाबा के प्रति रहता है। और बहुत ही मन में बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन और बाबा की इस अनोखे आयोजन और इस अनोखी परंपराओं के प्रति एक अलग ही भाव मन के अंदर रहता है। स्वरूप का ज्ञान रहता है आपको? देखिए, वो समय कुछ अलग होता है। मैं कैसे अनुभव कराऊँ आपको कि बहुत ही अलग समय रहता है। और उस समय के अंदर हम ये तो नहीं कह सकते कि हम उनके स्वरूप हैं, लेकिन हम इस बात के सौभाग्यशाली होते कि आज बाबा हमारे अंदर विराजमान है, हमारी आप सबकी आत्मा के अंदर विराजमान है। और ये हम सौभाग्यशाली कि हमें, क्योंकि लाखों करोड़ों जीव है इस धरा पर, अरबों जीव हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक जीव हैं जिनके अंदर या जिनको ये सौभाग्य का अवसर मिलता है। तो सर्कल कब दिया क्या समय रहेगा और कितनी टीमें आएंगी? ये सुबह लगभग 12 बजे से प्रारंभ रहेगा। 8 टीमें का अभी तक सूचना है हमें, 8 टीमें इसमें आएंगी। बाबा के इस मठ की सेवा के कार्य को और भी अच्छे स्वरूप से लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य की भावना के साथ में इसको आगे बढ़ाएं। साइट कौन सी रहेगी? साइट तो मठ प्रांगण ही है। मठ के अंदर जो तो सारे मतलब कोई अभी चेंज नहीं। हाँ, उस तरफ उसको मठ की तरफ ही खोलें, क्योंकि उसके लिए स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा। देखिए, वैसे तो आपकी बाबा की कृपा से काफ़ी जगह है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल हॉस्पिटल है, या उनके अकोमोडेशंस वगैरह वगैरह सब मिला के, तो कुल मिला के उसमें लगभग 18 एकड़ के लगभग जगह, 20 एकड़ के लगभग जगह उसमें लगेगी, ऑक्यूपाई होगी उससे। आपका बहुत अच्छा यानी कि ये है कि जनित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन रोहतक के अंदर पिछले कुछ वर्षों में बहुत हाईटेक यानी कि हॉस्पिटल खुल गए हैं। ये एक्चुअली में हॉस्पिटल है सलाटर हाउस, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हॉस्पिटल तो खुलते हैं, हाईटेक खुले हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि देखिए, मैं निजी विचार तो मैं यही रखूँगा कि एक तरह से सही लोगों को परामर्श नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति मानो कि एक दूसरे को लूटने की आदत आज इस कलयुग में सबको है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि मठ का तो केवल सेवा भाव का कार्यक्रम रहा है। और अपना जो आई हॉस्पिटल आज भी 20 रुपये की पर्ची पर केवल परामर्श उसको उपलब्ध रहता है। और जो हमारे हॉस्पिटल के ऐसा नहीं कि हम ऑपरेशंस के पैसे नहीं होते, पैसे होते हैं, लेकिन आप पता कर सकते हैं बाकी सब प्राइवेट संस्थाओं में भी या संस्थाओं के द्वारा संचालित कॉलेज हॉस्पिटलों में भी उनसे काफ़ी हद तक हमारा उसमें जो है कि उसकी लागत ली जाती है। और जो आवश्यकता है, तो हमारे यहाँ तो डॉक्टर को भी उसकी खुली छूट है कि डॉक्टर किसी को चाहता है कि इसको छूट देनी है
तो डॉक्टर अपनी इच्छा से छूट देते हैं, दवाइयों में भी और उसके इलाज में भी। तो हमारी तो देखो यही भावना है कि मैं अक्सर हमारे बच्चों को भी बोलता हूँ कि हम आपसे फ़ीस के रूप में चाहे 1 रुपया लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग हमने कहाँ किया, ये सबसे बड़ी बात है। आपने तो इस मठ को बहुत लंबे समय से देखा, कई लोग तो गुरु महाराज जी के समय से हैं, और आप में से कुछ एक तो आप जैसे लोग होंगे जो मेरे दादा गुरु जी को भी देखा होगा। तो ये अनवरत ये परंपरा ऐसी रही कि समाज का लेकर और समाज को ही लौटाना, और उसमें अपनी भक्ति और उसमें अपनी भाव और उसमें अपनी सेवा को और जोड़कर इसको आगे बढ़ाना। तो उसमें बहुत आप देखेंगे कि मेरा तो यही, क्योंकि सेवा करना हमारा सबसे पहला कर्म है, और हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो और गरीब जनता को अच्छा उसको स्वास्थ्य लाभ मिले और वो उसको वहन कर पाए, इस तरह की व्यवस्था की हमारी उसमें पूरी इच्छा है। और ऐसा ही कार्यक्रम हम उसमें रखेंगे ताकि बस हमारा हॉस्पिटल अपने स्वयं के खर्चे निकालता चले और उसके अलावा आगे की कोई बात ही नहीं, बस अपना सेल्फ डिपेंडेंट एक तरह से बॉडी के रूप में काम करता रहे, लेकिन उससे कोई कमाने का, अर्जित करने का ऐसा ध्येय हमारा ना तो किसी संस्था से है। और बाकी संस्थाओं के द्वारा जो मिलता भी है तो उससे कोई एक नई संस्था खड़ी होती है। सिटी स्कूल भी आप देखते हैं, आप जो सिविल रोड पे स्कूल है उसमें आसपास के सब बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा को भी उसमें आपने बहुत करीब से देखा है। बाकी आज से वो 89 से वो स्कूल संचालित है, आज तो बड़े बड़े गोइंग का काफ़ी स्कूल आ गए हैं आस पड़ोस में, लेकिन अभी भी उस स्कूल का जो है कि शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। और उनकी फ़ीस और हमारी फ़ीस की आप तुलना कर सकते हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर भी जो हमारी फ़ीस है और बाकी सब यूनिवर्सिटियों की फ़ीस है, उससे भी आप तुलना कर सकते हैं। तो भाव यही है कि ये संस्था भक्तजनों की है, साधु जनों की सेवा से के साथ ही बनी है, और इसका मूल उद्देश्य ये है कि इसका विस्तार भी हो और जन सेवा में इसकी बहुत अच्छी भूमिका भी रही। महाराज जी, आप काफ़ी आपका बिजी व्यवस्था रहती हैगी, तो जो आपका स्कूल है अभी जिक्र किया है, कभी शायद आप उधर गए नहीं, आप वहाँ आप चेक कीजिए कि महावीर लाइब्रेरी बनाई हुई है जैन साहब ने, और वहाँ सिर्फ जो टैलेंटेड बच्चा वही पढ़ता है, उसी का कार्ड बनाया जाता है एक्सपाइजर का। लेकिन हर दोपहर आपके स्कूल के बच्चे वहाँ क्या करते हैं उसके बारे में एक बार जरा प्रिंसिपल से पूछो, उसके भी नोटिस में नहीं है। लाइब्रेरी कोई पड़ोस में है? आपके स्कूल के पास। अच्छा, पार्क में। 3 दिन पहले आपके स्कूल के बच्चे सबकी शर्टों पे लड़कियां लड़के आपस में आई लव यू और सारे यानी कि रंग बिरंगे, जबकि होली को अभी बहुत टाइम है, पूरी हुल्लड़बाजी करी। किस कारणवश? वो तो बच्चे फ्री है और पूछने वाले होली के बाद, छुट्टी के बाद वो विदाई समारोह। अच्छा। शायद विदाई 12th के बच्चों की होगी। अब देखिए, ये तो देखो, ये भगत जी आपने अच्छी बात कही है, लेकिन इसमें हम सब की भूमिका की आवश्यकता है। समाज जिस दिशा की ओर जा रहा है आज, ये सब के लिए चिंता का विषय है। और देखिए, आज के समय पर अभिभावक का भी जो एक तरह से जो अभिभावक का एक दायित्व तो होना चाहिए, वैसा अभिभावक का भी नहीं है। आज किसी को कुछ कहते हैं तो उसका परिणाम कुछ अलग आता है। और मैं संस्था चलाता हूँ, मैं देखता हूँ हमारे यहाँ PhD के बच्चे हैं, हमारे यहाँ कोई भी नॉन अटेंडिंग कोर्स नहीं है, लेकिन अभिभावक पहले आके बोलता है कि साहब बच्चा नहीं आ पाएगा। हम ये बोलते हैं कि बच्चा नहीं आ पाएगा, तो उसके कारण हमें नुकसान भी होता है कि वो बच्चा एडमिशन नहीं ले पाता है यहाँ पर। तो इस तरह की देखो, जब अभिभावक ही इस तरह की बातें करते हैं और बच्चे का इस तरह की बातों में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो उसका स्कूल है या उसका शिक्षक है तो कोई उसके माता पिता है, उसके परिवार का, उसके परिवार के अंदर जो वातावरण है, उन सब चीज़ों को हम सबको मिलकर देखना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी भी है, स्कूल की भी एक जिम्मेदारी है, हम उसका संज्ञान लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें हमको समाज में पहुंचानी चाहिए। पत्रकारिता के धर्म बहुत बड़े हैं, और आप सबका जो एक संदेश या आप सबका विचार जब समाज में जाता है तो समाज उसके लिए ज़रूर विचार करता है। तो हम सबको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि आगे किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है या मानव जीव जा रहा है। क्योंकि मानव जीव विद्वान होना, मानव जीव के अंदर संस्कार होना, ये केवल हमारी संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है या हमारे देश के लिए केवल आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक पूरे इस ब्रह्मांड या पूरी इस प्रकृति के लिए आवश्यक है। क्योंकि प्रकृति का विनाश कोई करेगा तो मानव जीव ही करेगा,
और इसको आगे बढ़ाएगा तो ये मानव जीव ही बढ़ाएगा। और आज देखते हैं ना पूरे विश्व जगत में कैसा वातावरण बना है, कैसे टैरिफ वार चल रहा है, कैसे जो है कि एक दूसरे राज्य को विवश करके ज़बरदस्ती से उसको अपना माल बेचने की होड़ लगी है, एक दूसरे पे वर्चस्व स्थापित करने की किस तरह की परंपराएं चली हैं आगे कि सब बस मेरा ही सुने, मेरी ही बात करें या मेरे ही अधीन रहें। मतलब जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये सब चीज़ें हैं, ये हम सबको विश्व जगत में दिखाई भी दे रही है। और इनको मैं मानता हूँ कि अगर कोई संस्कृति इसको दूर कर सकती है तो वो हमारी सनातन संस्कृति कर सकती है, क्योंकि हमारे विचार सबसे भिन्न विचार हैं। हमारे विचार सबको एक परमात्मा की संतान मानते हैं, सबको एक परिवार का सदस्य मानते हैं, और सबको कल्याण की भावना अगर किसी धर्म में, किसी संस्कृति में है तो वो हमारी सनातन संस्कृति में है। तो ये हम सब के लिए विचारणीय है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये देश विकसित होना ही चाहिए, क्योंकि केवल इस देश की आवश्यकता नहीं है, इस देश की में रहने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है। आपकी संस्कृति, आपके विचार, आपकी परंपराएं, आपकी मान्यताएं इस पूरे विश्व जगत को उनकी आवश्यकता है, और जिसके अंदर ये विचार विद्वान जो ज्ञान होगा वही तो आगे काम करेगा। तो इसलिए उस दायित्व से भी आपको आगे काम करना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि देश विकसित हो, इस देश का सम्मान बढ़े, इस देश में संपन्नता आए, जिसके माध्यम से हम विश्व जगत को आगे बढ़ा पाएँ।